आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और क्लास 11 टर्म 2 का मॉडल पेपर आ चुका है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 इतिहास के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सामान्य निर्देश में क्या दिया गया है। यहाँ पर टोटल मिलाकर 19 क्वेश्चन है, यानी कि 19 प्रश्न यहाँ पर टोटल मिलाकर पूछा गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से हमारा 7 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा और 7 में से मात्र हमें 5 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। फिर हमें आगे मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ से भी हमारा 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 7 में से मात्र हमें 5 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। फिर हमें मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 5 में से मात्र 3 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस का उत्तर आता है उसी क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर 7 में से 5 का उत्तर देना है तो 5 आप लोग कोई सा भी आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी 7 में से 5 का उत्तर देना तो कोई सा भी उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 5 में से 3 का उत्तर देना है तो कोई भी आप लोग 3 का उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है और मात्र हमें 5 ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चंस का उत्तर बताऊंगा। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची द्वारा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। तो 1492 को कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, इसको भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कि पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो देखिए पुनर्जागरण की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द रेनेसां से हुई है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए अगर यहाँ पर भाषा का बात होता, भाषा का कि किस भाषा से हुई है, तो केवल और केवल हम लोग बोलते हैं फ्रेंच भाषा से या फिर फ्रांसीसी भाषा से, हम लोग इस चीज को बोल सकते थे। बट यहाँ पर शब्द का बात हो रहा है, शब्द किस शब्द से हुआ है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उत्तर लिख देना है। इसको आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देख लीजिए कि एज़्टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, टेनोच्टिटलन। ठीक है, टेनोच्टिटलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका एज़्टेक की राजधानी थी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए यहाँ पर क्या है, और मात्र आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई, यानी कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड है। देखिए परीक्षा में केंद्र की जगह पे सेंट्रल भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल लिखा रहे या फिर केंद्र लिखा रहे। तो जो केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड है इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1844। 1844 लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए कि मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1868, यानी कि 1868 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं और यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा शुरू हो जाता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यहाँ पर हमें 7 प्रश्न पूछा जाएगा और 7 में से मात्र हमें 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। तो चलिए एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है कि इटली के नगरों का क्या है पुनरुत्थान कैसे हुआ। देखिए ध्यान से देखिएगा कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक क्या होता है कि यूरोप के मतलब बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर नगरों की जो संख्या बढ़ने लगी और एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी में मंगलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। इसको आप लोग लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। देखिए मानवतावाद माने क्या होता है। देखिए हम सभी मनुष्य है और मनुष्य के लिए एक विचार है, ठीक है, और इसी विचार को यहाँ पर मानवतावाद कहा जाएगा। तो मानवतावाद एक्चुअल में होता क्या है, इसको सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए इसका उत्तर, मानवतावाद एक सोच है, मतलब एक सोच है, एक थिंकिंग, एक विचार है जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। तो ये मानवतावाद, ये जो विचारधारा है, इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में होता क्या है। देखिए जो मानव मूल्य है या फिर मानव से रिलेटेड जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान किस प्रकार से होगा, मतलब इसके बारे में चीज सोचा जाता है। मानवतावाद विचारधारा मानव के कल्याण के विचारों को बढ़ावा देता है। जैसे मानव का कल्याण किस प्रकार से हो, ये सब चीज का जो विचार होता है, इसी सबको बढ़ावा देता है मानवतावाद विचारधारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या है कि एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। देखिए यहाँ पर ये 3 प्रकार का सभ्यता है, इसको आपको जानना पड़ेगा। और टर्म 1 में आप लोगों ने एक प्रकार का सभ्यता पढ़ा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एज़टेक की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या समानताएं हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या समानताएं पाए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके हर एक चीज को हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए इसका उत्तर क्या है। तो एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में जो समानताएं हैं, मैं समानताएं यहाँ पर क्या नहीं, मैं समानताएं लिखिएगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है, लेकिन है कि एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में समानताएं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है। यूरोपियनों के समान ये लोग सोने और चांदी को विशेष महत्व नहीं देते थे। जिस प्रकार से यूरोपियन जो थे वे सोने चांदी को उतना महत्व नहीं देते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जो एज़टेक, इंका और जो माया सभ्यता है, ये लोग भी क्या करते हैं, सोने और चांदी को विशेष महत्व नहीं देते हैं। फिर आगे क्या है कि इन तीनों सभ्यताओं में सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी। यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे, तीनों सभ्यता में बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यताओं को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जाता था। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक और सिंपल सा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। देखिए इंग्लैंड में सबसे पहले हमारा औद्योगिक क्रांति होता है, तो क्यों होता है आपको बताना। देखिए एकदम सिंपल पॉइंट मैंने लिख दिया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में होने के निम्नलिखित कारण है। पहला पॉइंट क्या कि इंग्लैंड में संसाधनों की भरपूर मात्रा थी। आप देखिए संसाधन जैसे कि मान के चलिए कोयला वगैरह जो भी चीज लगेगा, जो भी मतलब संसाधन जो भी होगा, मतलब किसी भी मतलब उद्योग को लगाने के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होती है, वो चीज इंग्लैंड में बहुत ही भरपूर मात्रा में मतलब मौजूद थी, इसलिए वहां पर कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए उस टाइम इंग्लैंड में क्या हुआ था, बहुत सारे जैसे आविष्कार, नए नए आविष्कार हुए थे, जैसे कि तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक विकास एवं नए नए आविष्कार, जैसे वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ, फ्लाइंग शटल का, स्पिनिंग जेनी इत्यादि का। इसलिए मतलब वहां पर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ। वहां पर सस्ता श्रम था, लेबर वगैरह बहुत ही कम दाम में मिल जाते थे। इंग्लैंड के लोग खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे, मतलब ये लोग जो थे ना खगोल विज्ञान को अच्छे तरीके से जानते थे, गणित को अच्छे तरीके से जानते थे। इंग्लैंड के पास निपुण इंजीनियर थे, मतलब बहुत ही अच्छे इंजीनियर भी थे उन लोगों के पास। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि 2 अंक वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या है कि औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक का नाम बताएं। देखिए और यहाँ पर बहुत सारे और होंगे जो आप लोग कर लीजिएगा। एक साइड में मैंने लिखा है कि आविष्कार और एक साइड में लिख दिया है कि आविष्कारक। जैसे कि फ्लाइंग शटल, इसके आविष्कारक कौन थे, तो जॉन के, इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी तो जेम्स हारग्रीव्स हो जाएगा। भाप इंजन तो जेम्स वाट हो जाएगा। कॉटन जिंग तो एल क्या है, व्हिटनी हो जाएगा। स्पिनिंग म्यूल तो ये हो जाएगा क्रैम्पटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद ली। ठीक है, तो IMF का मदद लिया। फिर आगे क्या होता है कि साथ ही कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकौती की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दिया। इसको लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अगर आप लोग क्वेश्चन 14 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आगे आपको जो मिलेगा कोलंबस से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिन्होंने अमेरिका की खोज की है, तो वो भी क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहीं से दे देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। तो देखिए यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्र मार्ग को खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था।
इन नाविकों में से एक नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। ठीक है, एक नाम किसका था? क्रिस्टोफर कोलंबस का था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए। देखिए यहाँ पर ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये क्या करते हैं, भारत का जो रास्ता है कि भारत कैसे जाया जाए, तो उसका मार्ग खोजने के लिए निकल पड़ते हैं समुद्र के रास्ते से। तो वे क्या होते हैं कि जो अटलांटिक महासागर जब आते हैं तो वो मतलब कंफ्यूजन में चले जाते हैं। उस टाइम मैप नहीं था कि गूगल खोल के मैप देख लेंगे किधर से जाना है भारत, तो ऐसे तो था नहीं उस टाइम। तो वे मतलब भ्रमित हो जाते हैं, वे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाएं किधर नहीं जाएं, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है, तो बहुत ही बड़ा दिक्कत हो गया। तो वो क्या होता है कि और अमेरिका की तरफ पहुंच गए, और भारत मतलब भारत की तरफ नहीं आकर वह अमेरिका की ओर पहुंच जाते हैं। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, मतलब कोलंबस को लगता है कि चलो भाई अब तो हम भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन वास्तव में वो भारत नहीं था बल्कि वो अमेरिका था। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जानना जाने लगा। ठीक है, इसलिए मतलब उन्होंने क्या मतलब नाम दे दिया, रेड इंडियंस नाम दे दिया। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद, कोलंबस जैसे की यात्रा किया उसके 5 साल बाद क्या होता है, पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोपवासियों के लिए भारत पहुंचने का नया मार्ग खोज लिया था। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप, ठीक है क्या है, यूरोप लिखिएगा, ठीक है यूरोप है, यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए। ठीक है, मतलब जैसे वास्को डी गामा ने भारत का जो रास्ता समुद्र के माध्यम से जब खोज दिया, तो यूरोप के बहुत सारे व्यापारी, लुटेरे, चोर, डाकू, राजा, बहुत कुछ जो भी मतलब लोग हैं वह भारत आने लगे। एक्चुअल में भारत को गुलाम बनाना चाहता था, तो वे लोग आने लगे और समय समय पर एक एक करके हर एक कोई आने लगा। और उन्होंने देखिए यहाँ पर और क्या है, और नीचे आप लोग लिखिएगा, देखिए मैंने यहाँ पर और एक हर एक चीज को लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, और उन्होंने, ठीक है क्या है, और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत की जो केरल राज्य है वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने लगा। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, ये लोग भी इसी रास्ते से आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1615 में क्या होता है, ब्रिटिश पूरी गुलाम बना लेता है। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही, कभी इसके हाथ में तो कभी उसके हाथ में जाने लगा। अब यहाँ से हमारा लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है। 5 तो प्रश्न पूछा जाएगा, 5 में से 3 का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 5 में से 5 का उत्तर बताऊंगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्या है, पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताएं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पुनर्जागरण जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। इसका माने क्या होता है, फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण माने आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से, पुनर्जागरण के उदय और विकास के कारण। तो देखिए इसका जो मेन रीजन है, तो व्यापार तथा नगरों का विकास। तो क्या है कि पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहां की सभ्यता, संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे, देखिए कि नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। तो क्या बात है, देखिए कि 1498 में नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले जो चीज बताया, वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया। देखिए क्वेश्चन 17 क्या कि अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। जो मैंने आपको ऊपर में बताया वही चीज मैंने लिख दिया। देख लीजिए कि यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकलने कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इस कारण वहां के मूल निवासियों को
रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। ये चीज आपको लिख देना है, आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 18 क्या देखिए कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। देखिए क्या होता है, इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला। मतलब देखिए ये जो औद्योगिक क्रांति हुआ, ठीक है, उस टाइम औद्योगिक क्रांति के साथ साथ ये सब जो उद्योग है ये सबको बहुत ही मतलब प्रोत्साहन, बहुत ही मदद मिला। आगे क्या है कि इन आविष्कारों के फलस्वरूप क्या है, वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। वाणिज्यवाद यानी कि व्यापार वगैरह जो है ये मतलब इनको बढ़ोतरी मिला। उपनिवेशवाद मतलब जैसे कि एक जगह से हम लोग दूसरे जगह जाने लगे, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो हाँ मतलब एक देश के जो लोग हैं वो मतलब दूसरे देश में व्यापार करने लगे, तो इस प्रकार से ये चीज होने लगा। फिर आगे देखिए अगला जो पॉइंट है क्या है, देख सकते हैं कि इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। यहाँ पर बाजारीकरण को भी बल मिलता है, बाजार वगैरह में बढ़ोतरी हुआ। कच्चे माल के प्राप्त तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसके स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा ये इतिहास का सेट 1 खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लीजिए कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। देखिए क्या है, हाँ छिंग राजवंश। तो चीन की छिंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा, असफल हो गया। ठीक है, 1839 से 42 में ब्रिटेन के साथ हुए पहले अफीम युद्ध ने इसे कमजोर बना दिया। देश में सुधारों एवं परिवर्तन की मांग उठने लगी। छिंग राजवंश इसमें भी असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपेट में आ गया। गृह युद्ध लिखिएगा इसे, ठीक है, इसको गृह युद्ध आप लोग गृह युद्ध ऐसे आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल क्वेश्चंस का आंसर बताया। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एक एक करके मैं आप लोगों को हर एक चीज का आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।